भारत कृषि के साथ साथ संस्कृति और कला प्रधान देश भी है और इसकी झलक मिलती है यहाँ के अलग अलग राज्यों की लोक कलाओं से। चाहे लिटरेचर हो या आर्किटेक्चर, म्यूजिक हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कल्पचर्स हो या पेंटिंग्स, हर आर्ट फॉर्म अपने आप में यूनिक है और हर कला की अपनी कहानी है, अपना इतिहास है। अब इतनी सारी कलाएं और उनकी हिस्ट्री, अब जितनी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है उतना ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा इसको सुनना। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मेरा नाम है पायल और इस पॉडकास्ट में भारत की जितनी भी लोक कलाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या आपका फेवरेट फूड। वैसे सबसे पहले मेरी फेवरेट सीरीज के बारे में हम बात करेंगे, वो है पेंटिंग्स। और इन पेंटिंग्स के भी पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इस दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक मधुबनी पेंटिंग्स या मिथिला पेंटिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, उसके बारे में। मधुबनी पेंटिंग मिथिला की एक फोक पेंटिंग है और ये आर्ट अपने रीजन के लोगों की क्रिएटिविटी प्लस सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया से दिखाती है। बिहार के मिथिला रीजन में भारत और नेपाल के बॉर्डर पे एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, यानी शहद का जंगल, जहाँ पे ये पेंटिंग की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल है क्योंकि इसके ओरिजिन के बारे में कुछ ज्यादा कहीं मिलता नहीं है। ऐसा कहा और माना जाता है कि रामायण के टाइम पर भी ये शहर एग्जिस्ट करता था, मधुवन, जहाँ पर पहली दफा राम और सीता ने एक दूसरे को देखा था। और जब राम जानकी का विवाह हुआ तब मिथिला के राजा जनक ने जनता को ये कहा कि लोग अपने घरों और शहर की दीवारों पर, आंगन में सुंदर कलाकृतियां बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि मिथिला का इतिहास, यहाँ की संस्कृति क्या है। और साथ ही साथ जब राम जानकी का विवाह हो तो विवाह के उन पलों को भी वो दीवारों और आंगन पर उकेरे ताकि वो सबको याद रह जाए और वेलकमिंग लगे। और तभी से हुई मधुबनी पेंटिंग्स की शुरुआत सिया राम के विवाह से। मधुबनी मिथिलांचल की मेन फोक आर्ट है जिसे मेनली महिलाओं द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अब पुरुष भी इसमें अपना हाथ आजमाने लगे हैं। इन पेंटिंग्स में खास तौर पर देवी देवताओं, लोगों की आम जिंदगी और नेचर से जुड़ी पेंटिंग्स होती हैं, जिसमें शादी ब्याह, जन्म, रिलीजन, नेचर, इन सबको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रित किया जाता है। मेनली कमल के फूल, सूरज, चंद्रमा, चिड़िया, बांस, पनघट, इन सबको दिखाया जाता है। और हाँ, आउटलाइंस बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, डबल आउटलाइनिंग होती है और जो भी जगह खाली रह जाती है कलाकार उनको फूल, पत्तों वगैरह वगैरह से भर देते हैं। इन पेंटिंग्स को हाथ की उंगलियों, माचिस की तीली, बांस, निपेन आदि से बनाया जाता है। चटक रंगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे गहरा लाल, नीला, हरा और काला। और इन सब कलर्स के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे डार्क कलर्स के लिए फूलों और उनकी पत्तियों को तोड़कर, पीसकर बबूल के पेड़ के दूध और गोंद से घोला जाता है। हल्के रंगों का भी यूज होता है, जैसे पीला, गुलाबी, लेमन येलो, और ये भी नेचुरल चीजों जैसे हल्दी, चंदन, नीम की छाल, केले के पत्ते से बनाए जाते हैं। बट नाउ इंटरनेशनल और नेशनल डिमांड प्लस मार्केट करने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स भी यूज किए जाते हैं। अब मधुबनी पेंटिंग्स दो तरह की होती हैं, भित्ति चित्र यानी दीवारों पर और अरिपन यानी घर के आंगन पर। शुरुआत में ये पेंटिंग्स घर के आंगन और दीवारों पर रंगोली की तरह बनाई जाती थी, फिर कपड़े और कागज पर भी। मधुबनी पेंटिंग्स के स्टाइल्स भी होते हैं, 5 स्टाइल, जैसे कि काचनी, भरनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। शुरू के 3 स्टाइल्स भरनी, तांत्रिक और काचनी, जो कि रिलीजियस स्टाइल्स हैं, उनकी शुरुआत ब्राह्मण और कायस्थ महिलाओं ने की थी। फिर 1960 में दलित महिलाओं ने इन्हें नए अंदाज से बनाना शुरू किया और अब ये आर्ट कास्ट, एरिया, रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ चुकी है और पूरी दुनिया में मोस्ट फेमस आर्ट एंड पेंटिंग्स के रूप में उभरी है। अब बात करते हैं रामायण काल से शुरू हुई मधुबनी की, जो मिथिला की एक लोक कला थी, पूरी दुनिया के सामने ये कैसे आई। 1930 से पहले मधुबनी क्षेत्र के बाहर कोई इस आर्ट को ज्यादा नहीं जानता था, बट 1934 में जब बिहार में भूकंप आया जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ और उस एरिया के ब्रिटिश ऑफिसर विलियम जी आर्चर जब उस नुकसान को देखने के लिए गए
तब उन्हें ये पेंटिंग्स दिखी टूटे हुए घरों की दीवारों पर, आंगन में, और वो भारतीय संस्कृति और कला के शौकीन भी थे। उन्होंने 1949 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन पेंटिंग्स की खासियत बताई गई थी और इन पेंटिंग्स को पिकासो जैसे बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स से कंपेयर भी किया था। तभी से इस कला को मिथिला के बाहर भी पहचान मिलना शुरू हुई। फिर एक ट्रैवलर मिथिला आए और उन्होंने औरतों को ये पेंटिंग्स दीवारों पर और आंगन में बनाते हुए देखा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज कागज पर ये पेंटिंग्स आप मेरे लिए बनाइए ताकि मैं अपने देश में जाकर इन्हें दिखाऊं और लोगों को इस पेंटिंग के बारे में बताऊं। तो तब जब औरतों ने वो पेंटिंग्स कागज पर उन्हें बनाकर दी, उन्होंने अपने देश में दिखाया, तब इन पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इनकी पब्लिसिटी है वो वहाँ भी हुई। फिर 1977 में मधुबनी के जितवारपुर में मास्टर क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन ऑफ मिथिला की स्थापना हुई और उसके बाद जितवारपुर मधुबनी पेंटिंग्स का हब बन गया, जिसकी वजह से लोकल मधुबनी पेंटिंग्स को न सिर्फ फायदा हुआ बल्कि उनकी सही कीमत भी मिलने लगी। और आज बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पेंटिंग्स को सही मार्केट तक पहुंचा रही हैं। अब बात आती है उनकी जिनके बिना इन पेंटिंग्स का बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। कलाकार, जो कला को जीवन देता है, और कला कलाकार को जीवन जीने का शहूर, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मधुबनी आर्ट मेनली लेडीज ने शुरू की थी और बाद में पुरुषों ने भी ये पेंटिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन मधुबनी पेंटिंग्स को ऑफिशियल पहचान तब मिली जब 1969 में बिहार सरकार ने सीता देवी जी को मधुबनी पेंटिंग्स के लिए सम्मानित किया। 1975 में जगदम्बा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सीता देवी को भी 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाद में सीता देवी को मधुबनी पेंटिंग्स में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार रत्न और शिल्प गुरु से भी नवाजा गया। 1984 में गंगा देवी को पद्मश्री, 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2017 में बउआ देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके अलावा भी कई सारी महिलाओं को मधुबनी पेंटिंग्स के लिए सम्मानित किया जा चुका है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इनफैक्ट जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर गए थे, तब हैनोर के मेयर को बउआ देवी की बनाई पेंटिंग्स ही गिफ्ट की थी। मधुबनी पेंटिंग्स की डिमांड इंटरनेशनली भी बहुत है। कई देशों में इस पेंटिंग्स के चाहने वाले हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस। इनफैक्ट जापान के टोकामाशी में एक म्यूजियम है मिथिला म्यूजियम के नाम से, जिसके फाउंडर एक मधुबनी पेंटिंग्स के लवर ही थे। इस म्यूजियम में 15,000 बहुत ही सुंदर, यूनिक और रेयर मधुबनी पेंटिंग्स को सहेज कर रखा गया है। अभी रिसेंटली मधुबनी सिटी की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, गवर्नमेंट बंगलोज पर मधुबनी पेंटिंग्स की गई हैं। इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के कोचेस पर भी आपको ये पेंटिंग एंड आर्ट वर्क देखने को मिलेगा। और आज के मॉडर्न एरा में मधुबनी पेंटिंग आपको क्रिएटिवली हर चीज पर मिल जाएगी, लाइक सलवार कमीज, साड़ीज, दुपट्टा, टॉप्स, डे टू डे प्रोडक्ट्स एंड ऑल। इंटरेस्टिंगली, एक नेशनलाइज्ड बैंक के डेबिट कार्ड के कवर पर जो पेंटिंग आपको दिखती है वो भी मधुबनी ही है। भारत की ये प्राचीन कला एक बार फिर से नए स्वरूप में उठ रही है और अपना एक अलग स्थान बना चुकी है। सो ये थी भारत की एक अमेजिंग फोक आर्ट। नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई आर्ट फॉर्म के साथ आऊंगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर फोक कथा।